आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। विकेट्स, ड्रामा, हार्ट ब्रेक, पाकिस्तान लूजेस टू इंग्लैंड, पाकिस्तान इज इन ट्रबल, वी कुडंट स्टेज अ फाइट बैक। T20 वर्ल्ड कप के इंतहाई अहम तरीन मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल मरहले की राह बड़ी हद तक हमवार कर ली है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी है और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रिसाई मजीद मुश्किल हो चुकी है। 165 रन के निस्बतन आसान हदफ के ताकुब में इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी इब्तिदा में ही आउट हो गए। ऑफ कोर्स होप्स वर स्वेल्ड अप, पीपल वर एक्साइटेड। शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार स्पेल की बदौलत पाकिस्तान को पहले ही ओवर की पहली गेंद पर फिल सॉल्ट की विकेट की सूरत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। तीसरे ओवर में भी शाहीन शाह ने जॉस बटलर को और फिर 5वें ओवर में जेकब बैथल को भी पवेलियन की राह दिखाकर मैच में गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर इसी दौरान उस्मान तारिक ने एक आसान कैच भी ड्रॉप कर दिया। 52 के स्कोर पर इंग्लैंड के चौथे खिलाड़ी को उस्मान तारिक ने पवेलियन वापस भेज दिया, लेकिन इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने इंतहाई जिम्मेदाराना और जारहाना इनिंग्स खेलते हुए इंग्लैंड की जीत में अहम तरीन रोल अदा किया है। इंग्लैंड अब 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर और पाकिस्तान अहम मैच में शिकस्त के बाद 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर चला गया है, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रिसाई अब मुश्किल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान एक ही सूरत में सेमीफाइनल खेल सकता है, अगर पाकिस्तान सुपर 8 के आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी शिकस्त खा जाए, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई रास्ता निकाल सकता है। मगर इसमें भी रन रेट आड़े आएगा। अगर मगर के इस दिलचस्प मरहले में कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया ये मैच। ये दोनों टीमें भी सेमीफाइनल की दौड़ में हैं और अब कोई मोजा ही शायद पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रिसाई दे सकता है। पीपल आर रियली अपसेट, होप स्वेल अप। हमारे बार बार हम जज्बाती हो जाते हैं बहैसियत कौम और उमंगे लगा लेते हैं, बट इट सीम्स लास्ट मिनट तक फाइट बैक इज नॉट मेड पॉसिबल। यही सूरत हाल भारत की भी। अनफॉर्चुनेटली भारत को पहले जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद इसके सेमीफाइनल मरहले तक रसाई मुश्किल हो गई और फिर मजीद मुश्किल वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराकर पैदा करा दी। अब कल के मैच में जिस तरह वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है, इसके बाद भारत का नेट रन रेट बुरी तरह मुतासिर हो गया है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को एक बड़े मार्जिन से हराना होगा और अगर वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका ने फिर जिम्बाब्वे को हरा दिया और फिर भारत ने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को भी हरा दिया, तो भी वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और भारत के 4-4 पॉइंट्स होंगे। यानी कि फैसला रन रेट की बुनियाद पर होने जा रहा है। रन रेट इज द गेम राइट नाउ, दैट इज द नंबर दैट इज क्रिटिकल राइट नाउ। रन रेट में इस वक्त एज वी स्पीक ग्रुप ए में वेस्ट इंडीज 5.35 के रन रेट के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका है और भारत का रन रेट -3.8 है। गोया रन रेट के मैदान में भी फिलहाल भारत की पोजीशन दूसरी टीमों की निस्बत खासी कमजोर नजर आ रही है। यह अब भारत पर है कि वो अपने अगले दोनों मैचेस में इस रन रेट को किस कदर बेहतर बना सकता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज वेस्ट इंडीज ने जिस तरह जिम्बाब्वे को रोंदा है, इसने ग्रुप ए में खास तौर पर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बट वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? हम what did we do wrong? Once again, that seems to be the only question we are always asking in terms of cricket. हमारे साथ साबिक मारूफ टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर मौजूद हैं। डॉक्टर नुमान न्याज भी थोड़ी देर में हमारा साथ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक उमर। बताइएगा तौफीक भाई, बुनियादी तौर पर तो इंग्लैंड का एक खिलाड़ी अकेले ही आपसे मैच ले गया है और इसके फिर खिलाफ कोई हिकमत अमली देखने में भी नहीं आई। हमारे जज्बात इतने अरूज पर होते हैं, मैं आखिरी मिनट भी अभी आपसे पूछ रही थी, कोई चांस है कि हम जीत जाएं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हेनरी ब्रुक ने इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और मैं समझता हूँ कि जैसे अर्ली ऑन हमें ब्रेक थ्रू भी मिल गए, 3 विकेट हमें अर्ली मिल गए थे। उसके बाद फिर जिस तरह से ब्रुक ने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और यही चीज देखें, हम मिडिल ऑर्डर में ये चीज मिस कर रहे हैं। हम रिपीटेडली वही गलतियां बार बार कर रहे हैं कि हम लोग ऊपर से अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो हम लोग उसको फिनिश अच्छा नहीं कर पा रहे। देखिए कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब साहिबजादा फरहान खेल रहा था तो हमने 180 प्लस रन यहाँ पे स्कोर करने चाहिए थे। विकेट भी जो है ये इतने रन की विकेट थी क्योंकि हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की और
आप देखें तो बैटिंग विकेट थी ये, इस पे 180 प्लस रन हमें स्कोर करने चाहिए थे, जिस तरह का साहिबजादा फरहान ने स्टार्ट दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोई बड़ी टीम्स आती हैं तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है। आप पिछले उसमें भी देखें, इंडिया वाले मैच में भी देखें तो आपको यही चीज देखने को मिली। उसके बाद आज जो जब इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमें वही चीज देखने को मिली। तो आई थिंक कि वो हम वही रिपीटेडली वही गलतियां करते जा रहे हैं, और प्लस हम अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर ही नहीं रहे। जिस तरह से आज देखें कि पिछले कितने मैचेस से साइम अयूब जो है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और उसको हम ओपन ही करवाई जा रहे हैं। और उसके बाद नंबर 4 पे बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसने अगर रिसेंटली अगर उसकी आप इनिंग्स देखें जो उसने बड़ी इनिंग्स खेली हैं, तो वो पहले नंबर 3 नंबर पे जब भी उसने बैटिंग की है तो वो कंपैरेटिवली बेहतर इनिंग्स खेली हैं उसने। तो हम आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं ऊपर लेके आ रहे। तो जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप में आपकी बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं होगा, आपकी ओपनिंग प्लेयर जो है वो फॉर्म में नहीं होगा, उसके बाद आपके पास कोई मिडल ऑर्डर नहीं होगा, आप ओपनर्स को मिडल ऑर्डर पे भेज रहे हैं, तो आई थिंक ये चीजें फिर रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। आप फिर नामीबिया हो गया, यूएई हो गया, कनाडा हो गया, इनके अगेंस्ट तो आप परफॉर्म कर लेंगे, अच्छा अच्छा खेल लेंगे और जीत भी जाएंगे, लेकिन जहां पे बड़ी टीम आती है वहां पे आप फंस जाएंगे आगे। तो मतलब वही तौफीक, चीज अहम देखने को तरीन मिली। इस मैच में हम लोगों ने इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना किया है, लेकिन क्या अब भी आपको लग रहा है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की कोई उम्मीद बाकी है, या पाकिस्तान अब इस दौर से बाहर ही हो गया है? देखिए, वही बात आ जाती है फ्रेंड बर्ड्स की, अगर ये उसको मार दे, वो उसको कर दे, वो मर हाँ जाए, हाँ वो हाँ। जिंदा हो जाए, तो फिर हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब इस तरह की क्रिकेट हम कब तक खेलते रहेंगे। हम्म। ये चीजें जो है ये यही होता है हर टूर्नामेंट में। जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट आता है, आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, हम इसी तरह से क्रिकेट खेल के बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर यही बातें शुरू हो जाती हैं जी कि अब हम इसको दोबारा से टीम को बनाएंगे, नए लड़कों की इंडक्शन करेंगे, उन पे हम इन्वेस्ट करेंगे। वो चीज देखने को मिलती नहीं है। जैसे ही फिर टूर्नामेंट आईसीसी का बड़ा आता है, हम फिर वही चेहरे, वही प्लेयर, वही आपके मतलब आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स, आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स आपके, और मतलब आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट नहीं होता। तो ये चीजें कितने टूर्नामेंट अब रिसेंट पास में अगर आप देखें तो ये कितने ही टूर्नामेंट्स में इसी तरह की हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बट यू और हमें नो, टू कोई बी, चेंज। you're absolutely right about that। मगर आज कहीं ना कहीं जब उम्मीद बंदी ना, वो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल पर जो फिल सॉल्ट को पेविलियन भेज दिया, ब्रेक थ्रू दिया, फिर तीसरे ओवर में भी जोस बटलर को आउट कर दिया, फिर आपने देखा 5वें ओवर में भी फिर तीसरे खिलाड़ी को भी पेविलियन भेज दिया। सो देयर वाज अ मोमेंट ओवर देयर वेयर वी थॉट दैट वी कैन ग्रैब समथिंग, लेकिन ये दूसरे बॉलर जो है शाहीन शाह का साथ नहीं दे सके। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट नेम्स? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं बैटिंग को कहूंगा कि हमने मिडल मिडल में हाँ। बिल्कुल रन उस तरह से नहीं किए, ठीक है। और उसके बाद फिर अर्ली जब हमें ब्रेक थ्रू मिल गया, 3 विकेट्स हमें मिल गई, तो उस तरह से जो हमारे मिडल ओवर्स में हम उस तरह से जो विकेट्स दोबारा नहीं ले सके, उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी शादाब अब। ने भी तो एक ओवर में 17 रन देकर मैच हाथ से निकवाला है ना। देखिए, शादाब को तो अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है नहीं। उसका जो मेन काम है वो उसका बॉलिंग है। जब तक वो बॉलिंग में आपको परफॉर्म नहीं करके देगा, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। तो शादाब जो है वो, मैं काफी देर से जब भी बड़ी टीम्स आती हैं या आप देख लें कि उनके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस स्पेशली बॉलिंग में, वो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अबरार को आपने बाहर बिठा दिया। अबरार आपका एक मैच, सिर्फ इंडिया वाला उसका मैच बुरा गया है, उसके अलावा अगर देखें तो उसने उसने T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। तो आपने एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर बिठा दिया। कुछ आपके ऐसे प्लेयर्स हैं आप बाबर आजम को ड्रॉप करने का सोचते क्यों नहीं है? मेरा मतलब अबरार अहमद को आप अब खिलवाएं, बाहर बैठा हुआ है, मगर फॉर सम रीजन दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन समवन्स माइंड। क्यों? देखिए, यही चीज है कि आप सिर्फ देखें, T20 में ना आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपके मैच विनर्स कौन से हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा पुरानी कि ग्लोरीज और आपको रेपुटेशन के ऊपर नहीं आपने बस गेम चलाई सिर्फ रखनी है। रेपुटेशन नहीं कि इसने मतलब पास में 3 साल पहले आपको कोई मैच जितवा दिया तो आप उसके ऊपर, आपने हाँ। फॉर्म देखनी होती है कि अभी जो करंटली अब फॉर्म में कौन है। आपका अबरार जो है, अगर आप देखें तो T20 में उसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं पास में, तो उसको आपने बाहर बिठा के आप एक मेन बॉलर को, और आपने सिर्फ इस बेस पे जी कि वो थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है। जो बड़ी टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपको स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना पड़ता है। आप ऐसा
नहीं कर सकते कि जी आप आधा बॉलर और आधा बैटर के साथ चले जाएंगे। वो आपको इस तरह से ना तो रन्स करने देंगे, मगर यही और तो ना मसला है ना तौफीक भाई, कि हमारी टीम में बहुत ज्यादा बिट्स एंड पीसेस ऑफ ऑलराउंडर्स है ना। लिटिल बिट वेरी गुड एट बॉलिंग, लिटिल बिट वेरी गुड एट बैटिंग, यानी कि कोई मुकम्मल पैकेज आपको अभी तक नहीं एक दिखाई दे रहा जो आप कहें कि यार ये तगड़ा बंदा है। और ये फिर आप अनफेयरली लोगों को रख भी रहे हैं जिसकी कोई मंतक नहीं नजर आ रही है। पाकिस्तानी स्पिनर्स विकेट टू विकेट बॉल करने की बजाय लीग साइड पर बॉल पिच करते रहे, हमने ये भी देखा। फिर अब इसके मुकाबले में लुक एट इंग्लैंड, उनके स्पिनर्स जब बॉलिंग कर रहे थे तौफीक, तो उनकी बॉल तो ब्रेक भी हो रही थी। शिकस्त का जिम्मेदार स्पिनर्स को भी आप कहीं ना कहीं दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें स्पिनर्स को भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें हमारी जो पहले तो कहूंगा जो सिलेक्शन हुई 15 में, सिलेक्शन आपने जो करके भेजे, आपने फखर जमान को सिलेक्ट किया, आपने उसको पहले मैचेस में बाहर बिठा के रखा, उसको कोई मैच ही नहीं खिलाया। और अगर आज उसको मैच आपने खिलाया भी है तो उसके नंबर पे नहीं खिला रहे, उसको आप 5वें नंबर पे लेके जा रहे हैं। और आप साइम अयूब को स्टिल जो ओपन करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग में, वो आपको किसी भी मैच में उसने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया। तो ये देखें, ये चीजें जब तक होती रहेंगी, आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। आप खुद से नहीं तो आप दूसरी टीम्स से सीख लेते हैं कि दूसरी टीम्स क्या अच्छा कर रही हैं। आप इंग्लैंड को अगर आप देखें तो वो प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, और उनके प्रॉपर 6 बैटर हैं जो कि उनके मतलब वो सारे फॉर्मेट खेलते हैं। वो टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वो वनडेज भी खेलते हैं, और वो T20 भी खेलते हैं। तो वो स्पेशलिस्ट बैटर्स और बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। आप यही देख लें कि दूसरी टीम से सीख लें कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, हम भी वो करना शुरू कर दें। हम अभी भी जो है डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने ऑलराउंडर्स पे, और वो ऑलराउंडर्स जो है आपको बड़े मैचेस में वो किसी भी जगह बड़ी टीम्स के अगेंस्ट वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे। तो आई थिंक ये चीज जो है ये पाकिस्तान को कोई मतलब मिरेकल ही होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन अब बहुत ही नैरो चांसेस हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के। देखिए साहबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा किसी ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की। फखर जमान ने भी अभी निस्बतन ही डिड परफॉर्म वेल टुडे, लेकिन पाकिस्तानी इनिंग्स में 45 के करीब डॉट बॉल खेली गई हैं। सिंगल डबल की अप्रोच जो है वो हमें दिखाई नहीं दी। डू यू ऑल्सो फाइंड दैट देयर इज एट एक कोर स्ट्रैटेजी और आउटलुक का भी मसला है बिसाइड्स द फॉर्म एंड फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स? देखिए बिल्कुल, अगर आप ये देखें ब्रूक की आप इनिंग्स उठा के देख लें तो वो उसने ठीक है, उसने 50 बॉल पे 100 रन्स किए हैं, लेकिन अगर उसकी आप स्ट्राइक रोटेशन की अगर देखें तो उन्होंने सिंगल एंड डबल्स पे भी बहुत उनका मतलब उन्होंने फोकस किया हुआ था कि वो किसी भी ओवर में अगर उनको बाउंड्री मिलती थी तो उसके बाद वो सिंगल्स और डबल्स पे वो इंतजार करते थे, और वो ओवर जो मेक श्योर करते थे कि 10 से 11 रन पे फिनिश हो। हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि वो बाउंड्री उनको मिले, और अदरवाइज वो डॉट बॉल्स जाते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते हैं वो उनका यही होता है कि अगर वो बाउंड्री नहीं भी मिलती तो उनकी स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बहुत बेहतर होती है, जिससे आपकी एवरेज जो है वो नीचे नहीं आती। आई थिंक ये चीजें जो हैं ये अब से नहीं, ये पाकिस्तान जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड ये है कि आप बाउंड्रीज की तरफ तो जाएं, बट स्ट्राइक रोटेशन आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, डॉट बॉल्स की रेशो वो कम होनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी, सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, अब पास में भी जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, हम लोग इसी तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसको कैच ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आप इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे बड़ी टीम्स के। तौफीक उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। T20 क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम है नाजरीन, लेकिन अगर कुछ प्रिडिक्टेबल है तो वो हमारी मायूस कारकर्दगी है। अनफॉर्चुनेटली टीम का वीक मिडिल ऑर्डर है, 1 या 2 आपके रिलायबल बॉलर्स हैं तगड़े, नॉट मोर देन दैट। ऑलराउंडर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते प्रॉपर्ली। ऑलराउंडर्स तो है ही नहीं मुकम्मल तौर पर, बट टू बी फेयर टीम मैनेजमेंट और इसके फैसलों के ऊपर शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं। आई थिंक हाई टाइम नाउ दैट वी नीड टू रिविजिट all the decisions that we're making and the entire hierarchy of the cricket board in Pakistan. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, we're going to be right back. साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी आंख के मजीद इलाज के लिए गुज़िश्ता रात तकरीबन 12:15 पर हस्पताल लाया गया और उनका मुआयना तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज दे दी गई है। पिम्स अस्पताल से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक तिब्बी अमल से कबल माहिरीन के बोर्ड ने उनका तफसीली मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जानिब से एको कार्डियोग्राफ और ECG की गई।
जिनके नताइज नॉर्मल आए, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। डॉक्टर्स ने बाकायदा रजामंदी हासिल की। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मेयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और साथ ही बकौल प्रेस रिलीज आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इमरान खान की मर्जी के साथ ही प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट ऑफ विट्रियो-रेटिनल सर्जन की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज उनको दे दी गई। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर सरअंजाम दिया गया, गो के रात के अंधेरे में हुआ। नाज़रीन, पिम्स अस्पताल की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद तमाम तर मराहिल में स्टेबल रहे। तिब्बी अमल के बाद इमरान खान को मजीद निगरानी के लिए डॉक्टरों की जेर निगरानी रखा गया, जबकि उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है। बादज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलो अप मशवरे और मुत्तलका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर अलीमा खानम ने इतलात दी हैं कि बुशरा बीबी की भाभी की उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे आंख से नजर अभी भी नहीं आ रहा और मुझे फौरी मेरे जाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। एक मुतालबा किया, एक तो उन्होंने बताया कि इमरान खान कह रहे थे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। अब हमें से ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि सिर्फ इस सिवाय इसके कि उनको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। इमरान खान को दूसरी बार पिम्स अस्पताल लाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल लाने और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक़ तमाम मामले से फैमिली को एक बार फिर बेखबर रखा गया है। अस्पताल की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के बाद अलीमा खानम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को इतला दी जाए, तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया? हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं है। फिल्म से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। हमारा खानदान इनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है। हम अपनी दरख्वास्त पर कायम हैं कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान के जाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज कराया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाले मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल हरगिज़ मौजूद नहीं है। यह हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं उनका एहतसाब होगा। जबकि इमरान खान के दरीना जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि पिम्स अस्पताल में खान साहब को लाया गया था, लेकिन वहां तो CRVO स्पेशलिस्ट या इस बीमारी का इलाज ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को लेके जाया गया उसमें इस तरह के इस नौयत के डॉक्टर नहीं हैं। इस बीमारी के पीछे अक्सर कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट होती है या ये शुरू होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, शुगर अगर ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो खून में, कुछ और ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं और कभी कभी हाइपरकोआगुलेबल स्टेट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि खून में जो जमने की कुव्वत होती है वो ज़्यादा हो जाती है और गलत जगह पे गलत वक्त पे शरियानों के अंदर ही खून जमना शुरू हो जाता है। 15 जनवरी को डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तशवीश जाहिर की थी। दाएं आंख में शदीद बिनाई के नुकसान के इलाज के अलावा इमरान खान को आंख की बीमारी से मुंसलिक मुमकिना सेहत के मसाइल के जामे और मरबूत इलाज की जरूरत है। ये इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल जैसे अस्पताल में मुमकिन है। हुकूमत की जानिब से यह तजवीज़ रद्द कर दी गई थी। ताहम एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म के जाती मुआलिज और खानदान को रसाई देने का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि महज 2 लाइनों पर मुश्तमिल सरसरी तरीकाकार की तहरीर किसी सूरत भी जामे और आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा तिब्बी रिपोर्ट का मुतबादिल नहीं हो सकती। उनके तिब्बी इलाज के हवाले से मुसलसल इबहाम और राजदारी अवामी बेचैनी में इजाफे और इस अमल की शफाफियत पर एतमाद को मजीद ठेस पहुंचाने का बायस बन रही है। खान साहब लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया
कि प्रोसेस हो गया और वो चले गए। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाएं, खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, खान साहब के इलाज का वो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। हम इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत नहीं करना चाह रहे। चुपके से उनको दूसरी दफा अस्पताल लेकर आ रही है, तो इसका मतलब है उनकी आंख का मसला सीरियस है। किम्स हॉस्पिटल में रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं। सहाफी ने आज बैरिस्टर गोहर से सवाल किया कि पूरी दुनिया को मालूम था खान साहब पिम्स में हैं और आप सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप पिम्स क्यों नहीं पहुंचे? बैरिस्टर गोहर का जवाब कुछ यूं था। हॉस्पिटल में अभी मुंतकिल होने को मुझे नहीं बताया गया था, जब खत्म हुआ तो मुझे बताया। गौहर साहब तकरीबन 1 घंटा खान साहब को वहाँ पे रखा था। 1:21 पे खान साहब वहाँ से गए थे। पूरी दुनिया को पता था सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको क्यों नहीं इल्म हुआ इस चीज़ का? आपको तो ज़्यादा इल्म होना चाहिए, आप 10 मिनट दूर थे F7 रहते। सर मैं कह रहा हूँ कि इल्म अलग चीज़ है, तो हुकूमत ने पहले कहा था 25 तारीख होगी, वो हुकूमत की तरफ से इतला का कह रहे सर। अहम सवाल यह है कि इमरान खान को उनके जाती मुआलिज और तरजीही तिब्बी देखभाल तक रसाई से क्यों इनकार किया जा रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों उनके खानदान की तिब्बी फैसलों में मुदाखलत बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, महदूद है, ना होने के बराबर है? और आज जब प्रेस रिलीज में आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जिक्र किया गया है, तो इसकी गारंटी क्या है? एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान को ना अपने डॉक्टर्स, ना अपने खानदान, ना ही अपने लॉयर्स तक रसाई है कि उनकी कंसेंट वाकई ली गई थी। दीज आर ऑल पर्टिनेंट क्वेश्चंस व्हिच द गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग और अनएबल टू आंसर। यह अमर तशवीशनाक इसलिए भी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल दाखिल हुए तो जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान उनके साथ थे। माजी में नवाज शरीफ को बतौर कैदी तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई, बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी गई, खसूसी इलाज के लिए एम्बुलेंस में लंदन ले जाया गया जहां वो 4 साल रहे, जिसमें उनके जाती मुआलिज भी साथ थे। अदालतों ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने और इलाज के लिए बैरून मुल्क रहने की भी इजाजत दी। सफरी पाबंदियां हटाने और मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तौसी की इजाजत भी दी गई। मियां साहब लंदन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई और कराची के निजी अस्पताल के 4थे फ्लोर पर VIP स्वीट नंबर 2 जरदारी साहब के लिए मुख्तस किया गया और सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने उनका तिब्बी मुआयना किया। जरदारी साहब को जून 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लेने के बाद रावलपिंडी की अडयाला जेल में रखा गया था। फकत 3.5 माह बाद उनकी तबीयत खराब होने पर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां 1.5 माह तक उनका इलाज जारी रहा। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे तो इलाज के लिए अपने करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम के ज़ियाउद्दीन अस्पताल ही गए। ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनके सबब इमरान खान के इलाज के लिए उनके जाती डॉक्टर्स को पैनल में शामिल नहीं किया जा रहा? दूसरी जानिब आज मुलाकात का दिन था। हिज़्ब मामूल अलीमा खानम को मिलने की इजाज़त नहीं मिली, जबकि बुशरा बीबी के उनके खानदान से मुलाकात कराई गई है। तहम नौरीन न्याजी जो इमरान खान से मुलाकात के लिए दागल नाके पर मौजूद थी, अडयाला जेल के करीब ज़ेरे तामीर नाले में गिरकर जख्मी हो गई। नौरीन न्याजी नमाज के लिए करीबी इमारत में जाने के लिए नाला फिलांग कर पार करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने दूसरी बहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और नाले में गिर गईं। नौरीन न्याजी को फौरी तौर पर ज़ेरे तामीर नाले से निकाला गया। शी सीम्स टू बी इंजर्ड। दीज आर द रिपोर्ट्स एज ऑफ राइट नाउ। ताहम उज़्मा खानम की जानिब से अडयाला जेल के साबिक सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ इमरान खान की आंख मुतासिर करने और मुलाकातें बंद करके कैदे तन्हाई में रखकर जहनी अजियत देने के मुबैना जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में लिखा गया है कि गुज़िश्ता 2 साल से मिस्टर खान बराह रास्त मिस्टर अब्दुल गफूर अंजुम सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की तहवील, कंट्रोल और निगरानी में रहे। अपने सरकारी मनसब के तहत मिस्टर अंजुम जेल मैन्यूल और मुतल्लका कवानीन के मुताबिक हर कैदी की हिफाजत, सेहत, तिब्बी सहूलियात और मजमूई फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के पाबंद थे। बिलखसूस एक 73 साला कैदी के हवाले से नवंबर 2025 से उन्हें अमलन कैद तन्हाई में रखा गया और अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें बैरूनी दुनिया तक बामायने रसाई से महरूम रखा गया, कि जिसमें अहले खाना, वकला और मुआलिजीन से बाकायदा मुलाकात भी शामिल है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मिस्टर खान की तवील और बिला जवाज तन्हाई बज़ाहिर दानिस्ता तौर पर इसलिए इख्तियार की गई ताकि उनकी तिब्बी हालत में तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल को अहले खाना, कानूनी नुमाइंदगान और अवाम से मख्फी रखा जा सके। उनकी उम्र रसीदगी और बारहा शिकायत के बावजूद उनकी तिब्बी मसाइल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। तन्हाई कैद के दौरान ना कोई माहिर और ना कोई स्पेशलिस्ट, अमराज चशम के स्पेशलिस्ट और मुशावरत ऐसे किसी से नहीं कराई गई और दरख्वास्त में मजीद कहा गया है ना ही मुनासिब तशखीसी इक़दाम किए गए। इसके बरक्स तकरीबन 3 माह तक उन्हें सिर्फ आंखों के कतरे दिए जाते रहे कि जो एक
संगीन और बतदरीज बिगड़ती हुई आंखों की बीमारी के मुकाबले में नाकाफी इलाज था। ये गैर इंसानी सलूक दानिस्ता तौर पर मिस्टर अब्दुल गफूर अंजुम की जानिब से किया गया ताकि मिस्टर खान की बिनाई को नुकसान पहुंचाया जा सके और उनके अज़ा को मुतासिर किया जा सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ आज इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर फ्री कैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। इमरान खान के वकील अली बुखारी ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात तो होने दीजिए, हम फिर जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने अली बुखारी से इस्तफसार किया कि आप सलमान अकरम राजा से पूछ लीजिए, आप जवाब जमा कराएंगे। अदालत के सवाल पर वकील अली बुखारी ने एक बार फिर इसरार किया कि अदालत ने ही इमरान खान से जेल में मुलाकात की हदायत दी थी, पहले मुलाकात तो हो जाए। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सख्त अहकाम देते हुए कहा कि आप या तहरीक इंसाफ जवाब फाइनल करना चाहते हैं या नहीं, देख लीजिएगा। बादशाह अदालत ने केस की समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने 4 नवंबर को ये ऑर्डर किया था। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ एक्स अकाउंट बंद करने का केस है, इसलिए उनके साथ उनके वकील की इस केस से मुतल्लिक मुलाकात जरूरी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं कराई गई। इस पर सलमान अकरम राजा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की और ये दरख्वास्त अभी तक जेर इल्तवा है। अदालत ने आज तक जेल हुक्काम से मुलाकात ना कराने का जवाब नहीं मांगा। आज की समाअत में वकील अली बुखारी अदालत को बहरहाल ये याद दहानी कराते रहे, लेकिन जज साहब ने इस तरफ तवज्जो देने की बजाय हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। इसी हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे शफी जान साहब, मुआवने खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं, लेकिन पहले हुकूमत वक्त के नुमाइंदे इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे जवाब लेते हैं। इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले फरमाई दीजिएगा कि पिम्स अस्पताल की प्रेस रिलीज कह रही है आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी इमरान खान की इजाज़त लेने के बाद ये सब कुछ हुआ है। सर, किस तरह मान लिया जाए कि कंसेंट दी है, क्योंकि वो अभी लीगली स्पीकिंग सर ये तो ना उनकी रसाई किसी फैमिली तक है, ना किसी लॉयर्स तक है, ना ज़ाती मुआलजीन तक है, तो ये इस प्रेस रिलीज को ही बस मान लिया जाए कि ले लिए कंसेंट, क्योंकि खानदान तो कुछ और बता रहा है। बुशरा बीबी से जो उनकी बहनें और भाभी मिल रहे हैं वो तो कोई और खबर बाहर लेकर आ रहे हैं कि वो खुश नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया महर बुखारी साहिबा। इनफैक्ट अगर हम उनको सही नहीं लेते तो क्यों नहीं लेंगे, वो तो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वो उनका इलाज कर रहे हैं और इमरान खान रोब सेहत हैं। और ये बात जो है उनकी फैमिली को भी पता है, उनकी पार्टी को भी पता है और उनके रुफका को भी पता है कि इमरान खान की सेहत बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। इनकी फरमाइश पर, मैं भी आपका इंट्रो सुन रहा था, आप इसमें जरूर ये शामिल करती कि इनकी फरमाइश पर शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम भी इस बार मौजूद थी। सर, उनकी फरमाइश शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की है। ठीक है, इन्होंने अच्छे डॉक्टरों की थी ना फरमाइश, और हमने डॉक्टर मंगा लिए जो ऑलरेडी जिनको जो मेडिकल प्रोटोकॉल उनका चल रहा है वो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आज पीटीआई ने एक बार फिर अपनी प्रेस रिलीज भी दी और कहा साबिक वज़ीर आज़म के जाती मुआलिज और खानदान को रिसाई देने का मुतालबा वो दोहरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि महज 2 लाइनों पर मुश्तमिल इस तरह का सरसरी तरीकाकार की जो रिपोर्ट है वो हम मुस्तरद करते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है, ना ही जामे है, ना ही आजादाना तौर पर तस्दीक शुदा तिब्बी रिपोर्ट का मुतबादिल है। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को भी मुस्तरद कर देते हैं, ये तो किसी चीज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तारीफ करने वाले दिन तो ये पैदा नहीं हुए, शुक्रगुजार तो ये कौम है नहीं, ये तो नाशुक्री कौम है। पता नहीं ये खुदा से भी खुश होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्होंने मानना कभी भी नहीं है। इमरान खान साहब को जितनी बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी दी गई है वो मेरे ख्याल में सर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। हाँ, एक बात जो आप बता रही है ना, ये मुलाकातें, ये सियासी इशू है, ये पॉलिटिकल एंगल है। एक तरफ मेडिकल एंगल है तो मेडिकल एंगल में कोई कमी नहीं है, वो जाविया इनका ठीक है, वो खाना इनका बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इनको भी तसल्ली है। तभी ये इतनी खुलेआम ये जो गलत सियासत है ना, ये बुरी वाली गंदी वाली ये खेल रहे हैं। इनके अपने बयान आते कि उनको तो घड़ी की सुइयां तक नजर आ रही थी, ये भी नजर आ रही है। फिर यू टर्न ले लो कि भाई ये तो आप डाई डाउन करने लगे हो हमारे सारे नैरेटिव को। तो इन्होंने पॉलिटिक्स खेलनी है, हमने मरीज की जान और उसकी सेहत को देखना है। सर, मुझे 2 बातें बता दीजिएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक सर शाम के बाद किसी भी कैदी को नहीं निकाला जा सकता, जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है। शाम के बाद कैदी को लेकर जाया गया है, बार बार एक ही तरीका दोहराया जाता है सर, अंधेरा करके, रात के अंधेरे में खामोशी से, किसी को इतला दिए बगैर। एक तो कंसेंट के ऊपर खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता ये माना जा रहा है, क्योंकि कंसेंट उनका ना खानदान मान रहा है, ना लॉयर्स मान रहे हैं, ना कोई जानने को तैयार है, बिकॉज इसके बिल्कुल ऑपोजिट बाहर पैगाम बुशरा बीबी भी भेजती हैं
उनसे मुलाकात के बाद कि वो नहीं है खुश, वो अपील कर रहे हैं कि जाती मुआलजीन तक रसाई दे दी जाए। तीसरी बात सर, बैरिस्टर गोहर को आप लोगों ने रात को 2 बजे इतला दी, ये परफॉर्म करने के बाद, पिम्स में उनका इलाज करवाने के बाद, तो वो तो नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है ना सर, वो खानदान तो है नहीं। आपको मेडिकल प्रैक्टिसेस और एथिक्स तो खानदान नेक्स्ट ऑफ किन को अलर्ट करने की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑफ किन से तो आप बात नहीं करते। अगेन एथिकली मेडिकल प्रैक्टिसेस की खिलाफ वर्जी है ये, तो ये कितनी खिलाफ वर्जियां करेगी हुकूमत, क्या अचीव करने के लिए, क्या साबित करने के लिए? नेक्स्ट ऑफ किन ही तो सारा मामला बिगाड़ा हुआ है। नेक्स्ट ऑफ किन ही तो नेगेटिव बयानिए बनाते सर, हैं। वो गारंटी दे रहे हैं कि कोई सियासी बयान नहीं देंगे, गलत करते हैं। एक दफा मिला दीजिए, गारंटी दे रहे हैं सियासी बयान नहीं देंगे। नहीं महर, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बयान है कि खान साहब की सेहत अच्छी है, ठीक है। फिर इन्होंने को ये समझ आ गई कि ये तो हमारा बयानिया जो है वो डाई डाउन हो रहा है, तो मर गया। तो सर अगर आपकी बात सच्ची है तो उनकी मजलूमियत ही बढ़ रही है फिर भी सर। ये झूठी मजलूमियत और ये झूठा जो मासूमियत वाला कार्ड है ना, ये आखिरी दम ये इसने बेनकाब कर देना ये सर, फारिग हो जाता है, ये हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। किसी जरा थोड़ा सा मुनासिब वक्त आएगा, हम इसको बेनकाब भी कर देंगे। जेल मैनुअल की आपको बताऊं, आपकी नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है कि जेल मैनुअल में ये बात तय है कि आप नेक्स्ट ऑफ किन को या किसी भी बंदे को तब इत्तला देते हैं जब खुदा न ख्वास्ता कोई कैदी जो है वो अनकॉन्शियस हो, या खुदा न ख्वास्ता उनकी जान चली जाती है, या कोई बहुत सीरियस मामलात होते हैं। ऐसे हालात में जब मरीज खुद कॉन्शियस होता है और वो अपनी चीजें खुद देख सकता है, अच्छे बुरे का तमीज कर सकता है, अपना फॉर्म फिल करता है और साइन करता है, ऐसे में नेक्स्ट ऑफ किन को इत्तला नहीं दी जाती। दूसरा, अगर आपने कहा कि रात की तारीकी में, तो ये भी जहन में रखिए, और महर आपको तो मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा ये बात इल्म होगी कि सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। मुल्क में जो हो रहा है, जो मामलात, आप यहाँ धमाका, इस्लामाबाद में ऑलरेडी 2 धमाके हो चुके हैं, तो अभी तो हम ये इनकी चूं चा री रहा ये देख रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए, फिर कौन देखेगा, फिर उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो हमें सिक्योरिटी मेजर भी देखने होते हैं और उनकी सेहत भी देखनी होती है। जो हमारे पास सबसे प्राइमरी चीज है वो उनकी सेहत है। इनकी फरमाइश पर, इनके कहने पर मजीद डॉक्टर्स भी डाल दिए हैं, वो भी आए हैं, और तमाम डॉक्टर्स जो है वो जिम्मेदार लोग हैं। जो इनकी प्रेस रिलीज है, खुदारा उसका मजाक मत बनाइए कि वो डॉक्टर्स जो है तो उस पर हमें यकीन नहीं है, या उसका कौन यकीन करेगा। वो कोई यार लाल कुर्ती का नाजिम थोड़ी है कि वो अपना बयान बदल देगा। वो सरकारी लोग हैं, उन्होंने अपना काम किया, तो डॉक्टर इज डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर वजीर आजम, कह रहे थे कि ये जाती रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होगा, डॉक्टर इज डॉक्टर और इलाज बेहतरीन हो रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ मुआवने खुसूसी तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब मौजूद हैं। शफी से पूछेंगे कि इन हालात के अंदर क्या रद्द अमल और क्या स्ट्रैटेजी अब होगी, बिकॉज हुकूमत तो बहरहाल फैसला कर चुकी है। सर फरमाए दीजिएगा, एक और ट्यूसडे हिज़्ब मामूल, एक और मुलाकात ब्लॉक, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पहली दफ़ा शायद इतना धचका और जोल्ट लगा नहीं इंतज़ामिया को, या मुबर्रा हो गए हर किस्म के क्रिटिसिज्म से, और आपका असर मुकम्मल तौर पर सिफर हो चुका है निज़ाम के ऊपर। जो दूसरा इंजेक्शन भी रात गए अंधेरे में पोशीदा रख के लेकर गए, ना किसी से कॉन्टैक्ट, ना किसी को हेड्स अप दिया गया। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो इस तरीके से कल इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया, देखिए ये जेल मैनुअल की भी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक शाम के बाद आप किसी भी कैदी को बाहर नहीं ला सकते जहां तक इमरजेंसी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में लेके आना, रात के अंधेरे में तो या स्मगलिंग होती है, या चोरी होती है, या डाका डाला जाता है, और इनको तो आदत हो गई है डाका डालने की। आपने देखा होगा कि मैंडेट भी रात के अंधेरे में उन्होंने डाका डाला, और इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर वही एपिसोड रिपीट किया गया जो पहले हुआ। फैमिली का जो मुतालबा है, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हुए थे, कल भी हमने धरना दिया, आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा दिन धरना दे के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे। मुलाकात के हवाले से हमने पिटीशन जमा की, सेहत के हवाले से, ज़ाती डॉक्टर की रसाई के हवाले से अभी तक वो पिटीशन नहीं लगी। कल जब हम राजा सलमान साहब अंदर गए हैं तो कोई टेक्निकल इशू बताया गया, आज कोई एक और इशूज़ पे रजिस्ट्रार की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट आई थिंक अपना काम करके अब हट चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए 12 से ज़्यादा पिटीशंस हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से और उनकी मुलाकात के हवाले से वो नहीं सुनी जा रही। 16 से ज़्यादा हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन है जो नहीं लगाई जा रही, वो भी सेहत के हवाले से है और मुलाकात के हवाले से है। मुझे याद है इमरान खान बाहर थे, पैनामा केस का दौर था, वक्त चल रहा था, अंदर अदालत में सुना जा रहा था,
इतना ज़्यादा वावेला और एक प्रेशर बिल्ड कर चुके थे वो बहैसियत ऑपोजिशन के अदालतों को नोटिस लेना पड़ा और उसकी सुनवाई हुई फिर। आपको लगता है कि अब तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट पूरी तमाम तर केस को बंद कर चुकी है, सुन चुकी है, भेज चुकी है सलमान सफदर को, कॉपियाँ ला चुकी है, रिपोर्ट्स पढ़ चुकी है और सेटिस्फाइड है, केस बंद है। वो जो पीरियड था बीच में, आप लोगों ने मिस किया टू क्रिएट द काइंड ऑफ प्रेशर जो हमने, इसलिए मैंने आपको पैनामा का टाइम याद दिलाया। मेयर साहबा देखें, बात बड़ी सिंपल है कि हर एक रास्ता हमारे लिए बंद हो रहा है। पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम कर दी गई है, कोर्ट्स में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मुलाकात जो आपके सामने है, पिछले 4 महीने से कोई मुलाकात बंद की हुई है। फिर इमरान खान साहब की सेहत का इशू बना, इमरजेंसी की सिचुएशन थी हमारे लिए। वहाँ पे जब लोग खैबर पख्तूनख्वा के शहराओं पे बैठे और आपने देखा कि उसी दिन पेशावर हाई कोर्ट में एक आम आदमी पिटीशन लेके गया, वो पिटीशन लगाई भी गई उसी दिन, सुनी भी गई, उस पर फैसला भी आया। मैं कह रही हूँ इंटरनली आप लोगों को ये एहसास है कि शायद एक मौका था जो गवा दिया टू मे बी, लोग तो अपने आप बाहर आ गए ना, लीडरलेस बाहर आए, बैठे सब कुछ, मगर शायद ये काम आप लोगों के करने का था। नहीं देखिए, अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हाँ नहीं दी, क्यों नहीं दी ना, वही कह रही हूँ, किस चीज का इंतजार है? उसके लिए हम अब तैयारी भरपूर ईद के बाद भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एवरीडे मैटर्स, और आप ही कहते हैं कि जी बिल्कुल। नहीं देखिए, आज अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हुए थे तो सेहत के हवाले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि सेहत पे हम टाइम नहीं ले सकते। सेहत का जो इशू है वो इमरजेंसी है। अच्छा चलें, वो अब वही कह रही हूँ ना, आपने फिर भी ईद के बाद की एक कॉल दी है और वो अब एक जो नई ब्रिगेड बना दी है इमरान रिहाई फोर्स, उसका भी मैं लास्ट टाइम भी नहीं समझ सक रही कि क्या ऐसा कर देंगे। मगर पहले बताएं, इस प्रेस रिलीज में जो पिम्स की तरफ से आई है उसमें कहा गया आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इमरान खान की कंसेंट और रजामंदी के बाद ये सारा काम किया गया और अंडर स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रोटोकॉल्स। तो उनकी कंसेंट का जिक्र है इसके अंदर। देखिए, ये रिपोर्ट तो वो कोई भी बना के हमें दे देंगे। देखिए, हमने आपको इस कंसेंट पे शक है? बिल्कुल शक है। देखिए, हमने शुरू में कह दिया था कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो जिसमें हमारे डॉक्टर्स नहीं होंगे, जिसमें फैमिली नहीं होगी, जिसमें उनका ज़ाती डॉक्टर नहीं होगा, वो हम मुस्तरद करेंगे। कल इन्होंने जब इमरान खान साहब को लाया, ना फैमिली को बताया गया, ना ज़ाती डॉक्टर को बताया गया, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया गया। जब वापस बैरिस्टर गौहर को तो पता लगा ना, जब वो वापस गए हैं तब बैरिस्टर गौहर साहब को कॉल आई है कि जी इमरान खान साहब को हम लेके आए थे और ये सारा प्रोसीजर हो गया और हम उनको वापस ले गए। नेक्स्ट ऑफ किन, वो खानदान नहीं है, so, किसी भी प्रोटोकॉल या एथिक्स मेडिकल प्रैक्टिसेस के मुताबिक मैं नहीं समझ सक रही कि बैरिस्टर गौहर, यही तो हमारा मुतालबा है जो अलीमा खानम बार बार मुतालबा कर रही, बड़ा जायज़ मुतालबा है, बुनियादी हक है। 2 नाम दिए गए थे, हुकूमत अपनी जिद अना पे अड़ी हुई है। देखिए, फैमिली के ज़ेरे निगरानी होना चाहिए, शिफा इंटरनेशनल उनकी डिमांड है, उधर ही होना चाहिए, ज़ाती डॉक्टर का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। आपको कोई समझ आई है कि जिद क्या है? क्यों नहीं ज़ाती मुआलजीन तक रसाई, खानदान को इतला देना, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? देखिए, एक तो ये बयान से डरते हैं, हाँ, मगर उसके ऊपर भी कोई सियासी बयान ना देने का बिल्कुल हमने गारंटी दी थी अलीमा खानम ने कि जब तक सेहत का मामला है। बिल्कुल हमने इससे पहले स्टैंड ऑन दैट, बिल्कुल हमने गारंटी दी थी, ना कोई ट्वीट होगा, ना कोई सियासी बयान होगा। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हुकूमत सियासत कर रही है, अक्टूबर से उनको तकलीफ है, जनवरी आप पिम्स लेके आते हैं, आपने हालात को यहाँ तक क्यों पहुँचाया? फिर उसके बाद कल का जो एपिसोड था, वो जो पहले एपिसोड को रिपीट कर दिया गया। हुकूमत ना अदालतों की सुन रही है, ना अदालतें अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया, वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फाइल क्लोज करके हमारी कोई और पिटीशन सुनी नहीं जा रही, तो फिर जो रास्ता हमारे पास बचता है वो सड़कों का है। सो ये खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता है, आप रद्द कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज को भी। और सड़कों के रास्ते के हवाले से आपकी क्या, आपने कंटेनर का भी जिक्र किया था जिसके ऊपर पता नहीं क्या या आज़ादी या मौत, जी बिल्कुल इस तरह की बातें आप देखिए। कंटेनर तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक जो हमारी थिंकिंग है इस वक्त पार्टी के अंदर, चाहे वो मरकज़ी लीडरशिप हो या सूबाई लीडरशिप हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, हम चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। हमारा कारकुन भी अब बस मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रहा, ना नारों को, ना बयानात को। कारकुन भी ये चाहता है कि जो भी हो नतीजा खेज हो। नतीजा खेज से क्या मुराद है आपकी? उसका नतीजा निकले। किस सूरत में नतीजा चाह रहे हैं? रिहाई की सूरत में। रिहाई या बेहतर इलाज? नहीं, हम अब तो रिहाई की सूरत में, जब हम आएंगे फिर तो हम रिहाई ही मांगेंगे। क्या करेंगे सर, जेल तोड़ेंगे? नहीं, जेल कोई नहीं तोड़ेंगे। फोर्स पे काम हो रहा है, रिहाई फोर्स पे। क्या करेगी रिहाई फोर्स सर? पौधे लगाएगी, उधर बैठ के नमाजें पढ़ेगी, नहीं तहज्जुद पढ़ के दुआएं करेगी, क्या करेंगे? देखिए, हमें एक ही अब जो हमें समझ आ रही है कि अवामी प्रेशर से ही ये काम होगा।
और भरपूर प्रेशर तो अवाम निकलते नहीं है ना सर। 8 फरवरी की भी कॉल आपके सामने 8 फरवरी लेकिन हर एक को डिबेट कर सकते हैं, बट लेट्स बी फेयर। नहीं, 8 फरवरी देखिए, 8 फरवरी की जो कॉल थी वो शटर डाउन और उसकी पहिया जाम। मैं अगेन कह रही हूँ, एक कॉल के मेरिट्स पे नहीं जाते, बट या तो आपका वर्कर थक चुका है, या तो आपकी क़यादत पे एतमाद खो चुका है। नहीं, पहली बात यह है या तो निज़ाम की सख्ती से अब डर चुका है। सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, ना एहतजाज की ना धरने की। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनकी थी। फोर्स बनाने की, जो रिहाई फोर्स बनाने का जो इनिशिएटिव है वो सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही लिया है। स्ट्रीट मूवमेंट जो थी वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आपने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन देखी। अब जो ये रिहाई फोर्स है ये इसके साथ ऐड होगी, और फिर जब कंटेनर पे हम चढ़ेंगे और कंटेनर का मुंह हम किसी शहर की तरफ भी कर सकते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो नतीजा खेज होगा। ओके, किसी शहर का भी रुख, इस्लामाबाद का भी, इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, पिंडी भी आ सकते हैं, हम 26 नंबर पे भी बैठ सकते हैं, फैज़ाबाद भी बंद कर सकते हैं, हम अपनी सरहदों पे भी बैठ सकते हैं। और सर फिर वो बार बार राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी याद दिलाते हैं कि आ जाओ, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए, राना सनाउल्लाह की तो वो तो बढ़ के मारना इनकी आदत है। जब 8 फरवरी की कॉल हुई तो राना सनाउल्लाह ने खुद स्टैंप लगा दी कि अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली जाएगी तो हम 9 मई के केसेस खोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई का जो एक बयानिया था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और निशाना जो था वो तहरीक इंसाफ था। आपको अब ये यकीन है कि अब ईद के बाद आप लोग कंटेनर पे चढ़ रहे हैं और आ रहे हैं? देखिए, रास्ता तो हमारे पास कोई नहीं बच रहा, ना अदालतों का रास्ता हमारे पास बच रहा है, ना मुज़ाकरात का रास्ता हमारे पास बच रहा है, ना ये कानून मानते हैं, ना आईन मानते हैं। मुझे बताइए कि ये आज कोई पैगाम दिया है, क्योंकि बुशरा बेगम के तो खानदान और अहले खाना मिलके आए हैं, तो पिछले हफ्ते दिया था, इस दफ़ा कोई पैगाम दिया, खान ने कोई पैगाम भेजा है बाहर? देखिए, अभी तक तो मेरी तो कोई उनसे बात नहीं हुई, ना ही पार्टी की कोई बात हुई है। बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात भी 3 महीने बंद की गई थी। बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, उन्होंने कभी, उनकी फैमिली ने भी बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही मीडिया। राना सनाउल्लाह ने हमें कहा था इसी तरह पैगाम भेजते रहे इमरान खान के तो ये मुलाकातें भी बंद कर देंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह की तो बातें वो तो बहुत सारी कह चुका है, वो एक मुस्तरद शुदा आदमी है, अपना इलेक्शन हार चुका है, अब वो सेनेट की एक सीट पे बैठ के इस किस्म की तड़ियाँ लगाते हैं, लगाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौड़ और बन्नू में दहशतगर्द हमलों और फिर इन हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने के बाद आज एक बार फिर अफगानिस्तान सरजमीन से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई हैं। मगर इस बार एक नया फिनोमेना देखने में आया है कि दहशतगर्द पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को भी आग लगा रहे हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाले जिला बक्खर में भी पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं। अलबत्ता इन इतलात की अभी तक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में दहशतगर्दी की वारदात में मुसल्लह अफराद ने पुलिस की मोबाइल वैन्स को निशाना बनाया और इस हमले के नतीजे में डीएसपी असद महमूद और उनके 2 साथी एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। 3 एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 3 जख्मी एहलकार ताहाल जेरे इलाज हैं। दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, जिससे इलाके में शदीद खौफ और हरास फैल गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया कि जब पुलिस टीम जेर हिरासत मुल्जिमान को लेकर जा रही थी कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दूसरा वाकया कर्क के इलाके किला शद्यान में गुज़िश्ता रोज उस वक्त पेश आया कि जब एफसी पोस्ट पर दहशतगर्दों ने क्वाडकॉप्टर की मदद से हमला किया और जब एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज आईं तो वापसी पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गई, अलबत्ता दूसरी एम्बुलेंस को जख्मियों समेत आग लगा दी गई और एम्बुलेंस में मौजूद 3 एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को आग लगाकर जिन जख्मी एहलकारों को शहीद किया उनके नाम सिपाही मुराद गुल, सिपाही एयान खान और लांस नायक आदिल खान हैं। सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही एयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगू से था, जबकि लांस नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले मानसेरा से था। एम्बुलेंस को आग लगाकर दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित किया है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
इस्लाम वो मजहब कि जिसमें जख्मियों पर हमला करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना हराम है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सरगर्मियों और इनके हवाले से अहम तरीन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है और दहशतगर्द नेटवर्क फाल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुकी है। रूसी वजारत खारजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश खुरासान के तकरीबन 3000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में सरगर्म है और उनका हदफ वसती एशिया तक अपना नाम निहाद खिलाफत कायम करना है। TTP के 7000 दहशतगर्द अफगानिस्तान में सरगर्म है और ये पाकिस्तान पर हमलों पर खास तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिससे पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। जबकि अलकायदा अफगानिस्तान में तरबियती मराकज और नेटवर्क चला रही है कि जो खास तौर पर गजनी, लुघमान, नंगहार, नुरिस्तान, परवान और अर्जगान में कायम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया अरसे में अफगानिस्तान में मसनूई मंशियात की स्मगलिंग में भी इजाफा हुआ है और मशरकी इलाकों में चीन के रेस्टोरेंट्स पर हालिया धमाके दाइश की मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं। रूसी वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेकाम पर मंफी असर डाल रही है और इस मसले के हल के लिए बैनुल-अक़वामी तवज्जो और मौसर इक़दामात की अशद ज़रूरत है। अब जबकि पूरी दुनिया अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उन दहशतगर्दों की पुष्पनाही पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, ऐसे में तालिबान रजीम के अहम तरीन अफराद पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान रजीम और इसकी सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्दी के नेटवर्क से निमटने के लिए 3 pronged स्ट्रैटेजी पर अमल कर रहा है। पहली, अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना। दूसरी, आलमी दुनिया को सबूतों के साथ ये बावर करवाना कि अफगान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी फैला रही हैं। तीसरी, गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की बेदखली और पाक अफगान सरहद की बंदिश। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान अफगान रजीम पर वाज़े कर रहा है कि अगर आप दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं कर सके तो पाकिस्तान दहशतगर्दों का नेटवर्क तबाह करके छोड़ेगा। दूसरे नुक्ते पर अमल करते हुए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बायस आज खित्ते के अहम ममालिक भी दहशतगर्द नेटवर्क्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट शाया कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मौजूद तमाम अहम और क्रिटिकल बॉर्डर क्रॉसिंग्स, जिनमें तोरखम और चमन भी शामिल है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मुआशी दबाव डाल रहा है। अफगानिस्तान की 40% तजारत इन्हीं 2 पॉइंट से होती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तजारत के हवाले से भी सख्त शराइत आयद की हैं। नई बैंक गारंटीज, दरामदी पाबंदियों और 10% टैरिफ आयद करने से यकीनन अफगान तालिबान दबाव का सामना कर रहे हैं। इस 3 pronged स्ट्रैटेजी के फवायद हैं अनडाउटेडली, लेकिन इसका पाकिस्तान पर भी मुआशी दबाव पड़ रहा है। 2023 में पाकिस्तान की अफगानिस्तान को बरामदात 1.07 अरब डॉलर थी कि जो 2024 में बढ़कर 1.39 अरब डॉलर हो गई। अफगानिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरहद की बंदिश और फौजी कशीदगी के बायस अब दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हुजम तकरीबन $1 बिलियन तक गिर गया है। WTO के मुताबिक एक ऐसे मुल्क के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है कि जिसकी बरामदाद $992 मिलियन तक है और जिसकी दरामदाद 2022 में कुल 5.74 अरब डॉलर थी। अफगानिस्तान की 70 से 80% तजारत क्योंकि पाकिस्तान पर मुनहसर है, तो अफगानिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। सरहद की बंदिश की वजह से स्मगलिंग भी बंद है और पाकिस्तान को सालाना 3 खरब से जायद का नुकसान अब बहरहाल बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की बंदिश का फायदा भारत उठा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता साल भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत का हुजम 25% इजाफे से $2 अरब हो चुका है। ऐवान सनत और तिजारत लाहौर के सदर फहीमुर रहमान सैगल का यह मानना है कि बॉर्डर बंद होने से पंजाब को माहाना 80 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है और सूबे की सीमेंट और ज़राई अद्वियात बनाने वाली सनतें सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम कतर में मौजूद हैं। देखना अब यह है कि इस दौरे में क्या कतर पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं। विल इट यूज द इन्फ्लुएंस इट हैज ऑन TTP? That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.